नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुख्य सेविका भर्ती के लिए। सिलेबस में आपके हैं प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची। तो क्लास 30 है आज की, वन लाइनर ही क्लास यहाँ पर फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बेसिकली प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची में आपको पढ़ना कितना है और जितना कुछ भी आप इसमें पढ़ सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे तो उतना आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा जो इसमें अलग अलग डिजीजेज हैं, अलग अलग का मतलब है बैक्टीरिया जन्य, वायरस से होने वाले या फिर अदर रीजन से होने वाले, तो वो आप देखेंगे सिलेबस में अलग से भी दिया गया है जो कि हम क्लासेस के माध्यम से लगातार उन पर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे विवाह हो, चाहे जनसंख्या वाला हो, जनगणना वाला हो, सबसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं लगातार। तो प्रतिरक्षण का सिर्फ इतना सा मतलब आप यहाँ पर समझ लीजिए एक लाइन में कि शरीर को विभिन्न रोगों से बचाव के लिए पूर्व में किया जाने वाला उपाय, यानी शरीर में हम कुछ इस प्रकार से प्रतिरक्षा के उपाय करते हैं जो कि विभिन्न बीमारियों से शरीर को प्रतिरोध प्रदान करता है, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसमें इसके कई प्रकार होते हैं, कई तरह से किया जाता है और अनुसूची के अंतर्गत भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पर देखिए प्रतिरक्षण बेसिकली होता क्या है। पहला क्वेश्चन हमने बना रखा है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिल सकता है। तो टीका प्राप्त करने और टीकाकरण के बाद प्रतिरक्षा बनना, ये दोनों प्रक्रियाओं को बताता है प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षा होते क्या है? तो प्रतिरक्षा बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है जो संक्रमण, बीमारी या अन्य अवांछित जैविक हमलावरों से पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता बताता है। बहुत ध्यान से आप ये क्लास देखिएगा पूरा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आ पाती हैं। लेकिन एक बार आप ये क्लास पूरा कंप्लीट देखिए अच्छे से, बल्कि इसको आप रिवीजन करिए, एक बार, दो बार, तीन बार और देखिए, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर टोटल हमने 32 क्वेश्चंस ले रखे हैं। इसके अलावा लगभग 10-12 क्वेश्चन और बच रहे थे, लेकिन हमने उसको यहाँ पर नहीं लिया है, उसको हम एक और नेक्स्ट क्लास में उसको ले लेंगे। और उसी के साथ में कुछ और भी टॉपिक जो इस पर बेस्ड ऑन डिजीजेज या फिर कुछ और उसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक क्लास हम और कराएंगे आपको इस टॉपिक पर, प्रतिरक्षा वाले पर। और यहाँ से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है। कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन कम मिलेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ पर आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। प्रतिरक्षा के 2 प्रकार हैं मेनली, एक होता है सहज, दूसरा होता है कृत्रिम या उपार्जित। सहज प्रतिरक्षा क्या होता है? अच्छा, प्रतिरक्षा को बेसिकली इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? रोग रक्षा, हिंदी में एक इसका और नाम हो सकता है, या फिर इंग्लिश में एंटीबॉडी। एंटीबॉडी उत्पन्न कहाँ से होता है? एंटीजन से उत्पन्न होता है। तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं एंटीजन, और उनसे उत्पन्न एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी ही प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। एंटीजन डायरेक्टली कभी भी प्रतिरक्षा का कार्य नहीं करता है, इसको याद रखिएगा। कभी भी आपसे क्वेश्चन कहीं पर पूछ ले, एंटीजन डायरेक्टली कभी भी प्रतिरक्षा का कार्य नहीं करता है। एक हमारे जो शरीर की रक्षा करने वाला एंटीजन होगा, वो जो बीमारी है उसके एंटीजन से उसकी आप ऐसे कह सकते हैं कि उसके एंटीजन को समाप्त करने का प्रयास करेगा। जो बीमारी है, जो रोग है, हमारे जो शरीर का एंटीजन है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं लड़ता है, डायरेक्टली नहीं वो वहाँ पे उसको समाप्त करने का प्रयास करता है, बल्कि यह क्या करता है? एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, एंटीबॉडी को प्रेरित करता है, उत्पन्न करता है, फिर वह जो है उस रोगजन्य एंटीजन को समाप्त करने का कार्य करता है। तो सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित या फिर कृत्रिम प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा में क्या होता है कि स्वाभाविक रूप से रोग पैदा करने वाले एजेंट से संपर्क के माध्यम से होता है। और कृत्रिम प्रतिरक्षा या रोग क्षमता कैसे होता है? टीकाकरण करके, यानी जहां एजेंट से संपर्क जानबूझ करके किया जाता है। आप देखेंगे कोविड वाले जो बीमारी चल रही है, तो आप देखेंगे एक तो किसी को भी वैक्सीन नहीं लगा था, तो उनमें भी जैसे बीमारी के लक्षण आए, उनमें भी एक सहज ही प्रतिरक्षा तंत्र बन गया। और एक जिनको वैक्सीन लगाया गया, वो क्या है? वो जानबूझ करके कृत्रिम रूप से उनको उस एजेंट के संपर्क में ला करके उनके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित किया जा रहा है, ताकि वो कोविड के वायरस से उनका जो शरीर है वो उसका प्रतिरोध कर सके, उससे प्रतिरक्षा कर सके उनके शरीर की। तो आप सभी को क्लियर हो गया यहाँ पर कि सहज प्रतिरक्षा क्या है और कृत्रिम प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा के प्रकार,
अनुकूल उन्मुक्ति, निष्क्रिय उन्मुक्ति। अनुकूल उन्मुक्ति प्रतिरक्षण शुरू होने के आधार पर दो प्रकार के हैं, सहज और कृत्रिम। मतलब अभी जो आपने यहाँ पर देखा सहज और कृत्रिम प्रतिरक्षा के प्रकार में जो दो प्रकार हैं, ये आपके अनुकूल उन्मुक्ति प्रतिरक्षण के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसी तरह से एक दूसरा प्रकार है प्रतिरक्षण में निष्क्रिय उन्मुक्ति। सक्रिय उन्मुक्ति में बेसिकली जो सहज और कृत्रिम है इनके बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा क्या होते हैं। और निष्क्रिय उन्मुक्ति में क्या है, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी के पोषक को, यानी जहाँ पर ये विकसित होते हैं कि को क्रियात्मक टी कोशिकाओं से अर्जित किया जाता है जो कम समय के लिए होता है, जैसे WBC। मतलब हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र निर्माण करता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो कि आप देखेंगे टी लिम्फोसाइट के माध्यम से, टी कोशिकाओं के माध्यम से एक प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, रोगाणुओं को खाने का कार्य करता है, जीवाणुओं को खाने का कार्य करता है। आगे देखिए इसके बाद सक्रिय, ये सक्रिय यहाँ पर आएगा, सक्रिय उन्मुक्ति या रोग क्षमता। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा अनुकूल उन्मुक्ति, तो वही आप यहाँ पर सक्रिय उन्मुक्ति या रोग क्षमता, तो एंटीजन या प्रतिजन द्वारा पोषण में ही शुरू होते हैं और लंबे समय तक जीवन भर रहते हैं। जबकि निष्क्रिय में क्या होता है, कम समय के लिए होते हैं और जो शरीर की क्रियात्मक जो टी कोशिकाएं हैं WBC के, जैसे फॉर एग्जांपल, उनके द्वारा प्रतिरक्षण किया जाता है कम समय के लिए। वैसे आप देखेंगे WBC की लाइफ कितनी होती है, बहुत कम होती है। अनुकूली या ह्यूमोरल उन्मुक्ति या रोग क्षमता, प्रक्रिया में शामिल कोशिकाओं के द्वारा प्रारंभ यानी विभाजित किए जाते हैं और उत्पन्न एंटीजन से मध्यस्थता रखते हैं। समझ में आया आपको यहाँ पर? जैसे हम किसी के माध्यम से, यानी हमने टीका लगाया बच्चे को, तो अब उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक हम प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कर रहे हैं और उस शरीर में जाकर के शरीर के साथ रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र बना लेते हैं, उसके साथ मध्यस्थता रख लेते हैं। आगे देखिए निष्क्रिय या कोशीय रोग क्षमता या उन्मुक्ति। उन्मुक्ति का सीधा सा मतलब है रोग क्षमता, रोग से प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करना, रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करना। WBC की टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं अकेले शामिल होती हैं। सक्रिय में तो कई हो गई, एक हो गया कि सहज रूप से उनके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण हो गया व्यक्ति के अंदर, एक हो गया कि हमने बाहर से वैक्सीनेशन किया, टीका लगाया, जानबूझ करके हमने उसको एजेंट के संपर्क में उसको लेकर के गए उस व्यक्ति के शरीर के, उस मनुष्य के शरीर को, तो वहाँ पर क्या हुआ, उपार्जित प्रतिरक्षा हो गई। और ये दोनों जो है आपके अनुकूली या ह्यूमोरल उन्मुक्ति या रोग क्षमता के अंतर्गत आएंगे। और सेकंड आपका है निष्क्रिय या फिर इसी को हम कोशीय रोग क्षमता भी बोलते हैं, जो कि शरीर में WBC की जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, वो प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं और ये कम समय के लिए होते हैं। एक बार आपने इसको दोबारा से सुनिएगा पूरा। अनुकूली उन्मुक्ति सक्रिय तब होता है जब जीव स्वयं एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। अनुकूली उन्मुक्ति निष्क्रिय तब होते हैं जब एंटीबॉडी व्यक्तियों के बीच स्थानांतरित करते हैं। जैसे आप देखेंगे कोविड वाला जो वैक्सीन होता है, आमतौर पे जो वायरस का जो वैक्सीन दिया जाता है, तो क्या होते हैं, बाहर पहले वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, हालांकि वो कभी कभी अर्ध निष्क्रिय भी होते हैं। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे इसमें। और शरीर में पहुंचते ही वो क्या करते हैं, जैसे ही जीवित कोशिकाओं के संपर्क में जाते हैं वो जीवित हो जाते हैं, एंटीजन का निर्माण करने लग जाते हैं, शरीर के साथ मिलकर के एक प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी का निर्माण कर लेते हैं और जिस रोग से प्रतिरक्षा के लिए हमने ये उनको दिया होता है वैक्सीन, उससे प्रतिरक्षा का कार्य करने लग जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अनुकूली उन्मुक्ति सक्रिय तब होता है जब जीव स्वयं एंटीबॉडी उत्पन्न कर ले अपने से, और निष्क्रिय तब होते हैं जब एंटीबॉडी व्यक्तियों के बीच स्थानांतरित किया जाता है। कोशिका द्वारा सक्रिय रोग क्षमता, जब जीवों की अपनी टी कोशिकाएं उत्तेजित या प्रेरित होती हैं स्वयं शरीर को स्वयं प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए। जैसे लार में दो तरह की जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, एक आपका लाइसोजाइम पाया जाता है उसमें, और दूसरा क्या होता है, आप सभी कमेंट करके बताइए। तो लाइसोजाइम क्या करता है, वो बेसिकली जो भोजन में कोई भी अगर जीवाणु रोगाणु है उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। और आप देखेंगे उसी लार ग्रंथि की एक पैरोटिड ग्रंथि होती है जो कान के पास पाई जाती है, उसमें सूजन होता है तो मम्स नामक बीमारी हो जाती है।
कोशिका द्वारा यानी निष्क्रिय रोग क्षमता, मतलब जब टी कोशिकाएं किसी अन्य जीव से आती हैं, मतलब हम बाहर से प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करते हैं। प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन, ये लैटिन शब्द है इम्यूनिस, इम्यूनिस से बना इम्यूनाइजेशन, और इसका हिंदी अर्थ होता है प्रतिरक्षण। टीके के कुल 4 प्रकार होते हैं। टीका, निष्क्रिय टीके। निष्क्रिय टीके कैसे प्राप्त होते हैं? जो सूक्ष्म जीव मृत हो जाते हैं और उनसे जो टीका तैयार किया जाता है, और इस प्रकार के टीके में बूस्टर की भी आवश्यकता होती है, बूस्टर शॉट की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लू, हैजा, बुबोनिक प्लेग का टीका, हेपेटाइटिस ए का टीका, तो ये सभी निष्क्रिय टीके के अंतर्गत आते हैं। सक्रिय या जीवित टीके ऐसे सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं जिनकी रोग प्रेरित क्षमता बहुत कम हो जाती है, मतलब पूरी तरह से मृत नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता होती है रोग उत्पन्न करने की बहुत कम रह जाती है। जैसे पीला बुखार का टीका, खसरा का टीका, रूबेला का टीका और कंठमाला के टीके इन सूक्ष्म जीवों से तैयार किए जाते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं ना कि जैसे एंटीबायोटिक्स कोई तैयार किया गया, यानी जीवाणु को खाता है, और जो वायरस है वो वायरस को खाता है, रोगाणु को ही खाते हैं। सक्रिय टीके, इसमें बूस्टर शॉट की आवश्यकता नहीं होती, जबकि निष्क्रिय टीकों में बूस्टर शॉट देना होता है। जैसे कोविड का जो टीका है फॉर एग्जाम्पल। तीसरा इसमें टीके का प्रकार है टॉक्साइड आधारित टीका। जैसे आप देखेंगे कि कुछ जो टॉक्सिन या टॉक्साइड पदार्थ होते हैं या जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं शरीर को, तो उसका इलाज भी उसी से तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के निष्क्रिय विषाक्त यौगिक हैं, जैसे डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके। सूक्ष्म जीवों के निष्क्रिय हो चुके जो उनके विषाक्त पदार्थ है, विषाक्त यौगिक है, उनसे जो टीका तैयार किया जाता है। चौथा प्रकार है टीके में सब यूनिट टीके। सब यूनिट टीके रोगजनक जीवों के छोटे टुकड़े से बनती है, जैसे हेपेटाइटिस बी के खिलाफ टीका। ठीक है, तो ये टीके के 4 प्रकार हो गए यहाँ तक। आगे देखिए प्रतिरक्षण अनुसूची, इसको हम कैसे समझेंगे? बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। टीकाकरण से बच्चों में कई संक्रामक बीमारियों की रोकथाम होती है तथा समुदाय के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होता है। ये सभी पॉइंट आपको प्रतिरक्षण अनुसूची के अंतर्गत याद रखना है। 25 देखिए इसके बाद प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो शरीर को बाहरी खतरों से सुरक्षा रखती है या सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया या रोगजनक शरीर पर आक्रमण करता है तो यह अपने आप ही प्रणाली सक्रिय हो जाती है और इनसे बचाव की प्रक्रिया शुरू कर देती है। प्रतिरक्षा तंत्र में कई भाग, कई अंग हो जाएंगे, आगे हम क्वेश्चन करेंगे इनके। 26 प्रतिरक्षा क्यों आवश्यक है? यह आपके शरीर को हानिकारक पदार्थों, कीटाणुओं और कोशिका परिवर्तन से बचाता है जो आपको बीमार कर सकते हैं। हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? प्रतिरक्षा का निर्माण कौन करता है? एंटीबॉडी हमारे शरीर में खास सफ़ेद रक्त कोशिका व्हाइट ब्लड सेल WBC से जुड़ी होती हैं, जिससे बी टाइप कोशिका कहते हैं, जिसे बी टाइप कोशिका कहते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण प्रतिरक्षा प्रणाली की मेमोरी सेल्स करती हैं। मेमोरी सेल्स एंटीजन की पहचान को भी याद रखती हैं। और जो हम बाहर से प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, सक्रिय उन्मुक्ति या सक्रिय प्रतिरक्षण, तो उसमें क्या करते हैं हम? बाहर से हम एंटीजन देते हैं, बाहर से जो टीका लगाते हैं, बाहर से जो टीका देते हैं, फिर वो शरीर के साथ मिल करके एक प्रतिरक्षा प्रणाली, एक प्रतिरक्षा तंत्र, एक एंटीबॉडी का निर्माण करने लग जाता है। एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविकी क्या है? प्रतिजैविकी वे पदार्थ हैं जो एक सूक्ष्म जीव बनाता है तथा दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए भी घातक होते हैं। इनसे मनुष्य के प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कोशिका का मूलभूत इकाई, मूलभूत भाग है। प्रोटोप्लाज्म को हानि नहीं पहुंचती। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि।
तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मलेरिया, टाइफाइड या फिर किसी अन्य रोग में दिए जाने वाले एंटीबायोटिक्स का नाम बताइए। अगर आपको पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहला प्रतिजैविकी जो खोजा गया था पेनिसिलिन। यहीं पर थोड़ा सा देख लीजिए आप। और प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने। लेकिन इसका नामकरण किसने किया था? जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म अलग होता है कोशिका द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म अलग होता है जीव द्रव्य, दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा। प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। इन्होंने कुछ और नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म का, खोज तो की थी, उसका नाम कुछ और रखा था, बाद में पुरकिंजे ने उसका नाम रखा प्रोटोप्लाज्म, उसका और अध्ययन इन्होंने किया। एक क्वेश्चन यहाँ पर और देख लीजिए, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड एंथोनी जेनर। कम से कम आपको जेनर तो याद रखना है। प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा प्रणाली विज्ञान के जनक जेनर महोदय या फिर एडवर्ड एंथोनी जेनर। ठीक है, आगे हम 10-12 क्वेश्चन और करेंगे प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची के अंतर्गत। उसके बाद बाकी के जो अदर आपके सिलेबस के टॉपिक हैं उन पर क्वेश्चन हम लोग बेस्ड ऑन क्वेश्चन करते रहेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से हो, अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको हमारे क्लासेस से मिल जाएँ और आपका सिलेक्शन श्योर सुनिश्चित हो सके। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर आप सभी कर दिया करें जितना हो सके। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में बाकी के आप जो वीडियोज हैं उनको भी आप जाकर के क्लासेस देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट और टेलीग्राम दोनों चैनल टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो वहाँ पर आपको दोनों ही लिंक्स प्रोवाइड हैं, दोनों ही लिंक्स आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, या कोई भी अपडेट होगी आपकी भर्ती से संबंधित आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।